Welcome to Ignowala. This assignment is developed by Ignowala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many salt sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the course code MHD 10 प्रेमचंद की कहानियां। हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसी दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो पहले में है, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते बढ़ते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास मिटती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय पर विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, अपनी आवश्यकता को देखो और अवसर देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज के दांव को पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, मेरी जन्म भर की कमाई है। ये जो कहानी है, इसका जो शीर्षक है उसका नाम है नमक से दरोगा, और इसका जो पैसेज है उसी से लिया हुआ है। इसमें मतलब जो व्याख्या है उसे समझाते हैं कि तुम्हें ऐसी नौकरी करना जिसमें क्या है कि हम ऊपरी तनख्वाह भी हो, मतलब ऊपरी भी हो, जैसे जैसे मतलब जो हम रिश्वत कहते हैं। और मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये तो आने जाने का तरीका है, और वह रिश्वत लेने की आवश्यकता और उसके तौर तरीकों से अपने बेटे को अवगत करा रहा है। विशेष इसमें यह है कि इस गद्यांश में औपनिवेशिक व्यवस्था के दिनों में समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की सुंदर झलक प्रस्तुत की है। भाषा बोलचाल की है और मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है। दूसरा है हमारे पास, शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। मियाद के पहले रुपया अदा करने का उसने व्रत सा ले लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हो गया है। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू भी पी जाता। यह एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका। वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वो प्रकृति के न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए थे। इसका जो शीर्षक है उसका नाम है सवा सेर गेहूं, और इसकी कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है और ग्रामीण समाज में व्याप्त उस घुटन, दर्द और बेचैनी को व्यक्त किया है जो अशिक्षा और परंपरागत रूढ़ियों तथा संस्कारों के कारण विद्यमान है। इसमें विशेष ये है कि जो स्वतंत्रता पूर्व ग्रामीण जीवन, किसान मजदूर के शोषण को मर्मात्मक चित्रण है। जो शोषण होता था, मतलब जो इंग्लिश रूलर्स थे जितने भी, वो क्या करते थे, जो यहाँ पे किसान है उनका थे अशिक्षा, मतलब इलिटरेसी थी, और धर्म भीरुता व्यक्ति को किस प्रकार परेशानी में डाल देती है और गरीब व्यक्ति जीवन भर इसमें पिसता रहता है। अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो अभावों और त्याग के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। भाषा भाव प्रदान एवं गरीब एवं शोषित के प्रति करुणा वाली है, करुणा का भाव जगाती है। प्रेमचंद की कहानियों में निहित राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डाली है। राष्ट्रीय चेतना मतलब कि जो नेशनल, हमें मतलब अपने देश के प्रति अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में। प्रेमचंद क्या थे, इमोशनल रचनाकार ही नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, बहुत बड़े से बड़ा, गंभीर से गंभीर विषय भी उसका सूक्ष्म तरीके से विश्लेषण करके एक नए तरीके से उसको प्रेजेंट करने की उनमें कला थी। उस समय स्वाधीनता का प्रश्न उनके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। मतलब जो हमारी डेमोक्रेसी थी, हमारी जो इंडिपेंडेंस थी, वो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण करते हुए उन्होंने लगातार उन विसंगतियों पर भी गहरा प्रहार किया है। समर यात्रा शीर्षक कहानी के आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का अत्यंत विस्तृत चित्रण करते हुए वह यह दर्शाते हैं कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सच्चे वाहक तो वे ही लोग हैं जो प्राय सदियों से समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से शोषण का शिकार होते रहे। और इसके साथ ही इस कहानी में उन्होंने शोषित वर्ग के उत्सर्ग भावना और उसके साहस का अत्यधिक प्रभावशाली वर्णन किया है। जो शोषित वर्ग है उसके बारे में उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। अब बात है दूसरी कहानी, आहुति नामक कहानी भी इसी उद्देश्य को पूरा करती प्रतीत होती है, जिसमें स्वयं सेवक अपने प्राणों की चिंता किए बिना स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय होते हैं। पत्नी से पति नामक कहानी में भी क्या है, राष्ट्र प्रेम, उनकी बहुत सारी कहानियां थी जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डाला हुआ था और राष्ट्रीय चेतना के बारे में बात की थी। इसी प्रकार की सांप्रदायिकता और धर्मांधता को प्रेमचंद ने जिहाद नामक कहानी के माध्यम से भी दर्शाया है।
मतलब एक कहानी थी जिसमें हिंसा परमो धर्मा नामक कहानी प्रेमचंद ने धर्म परिवर्तन के बारे में चित्रण किया था कि हिंदू मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान, तथा ये दोनों वर्ग इस कार्य के लिए अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं और इस कारण क्या है, जान माल के अपने दुश्मन भी बने हुए हैं। मुक्तिधन शीर्षक कहानी में भी प्रेमचंद दर्शाते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे का आदर करना सीखकर इस आधार पर उन्होंने पंच परमेश्वर में हिंदू मुस्लिम मित्रता का एक आइडियल रूप प्रस्तुत किया है। स्वाधीनता आंदोलन में भी राष्ट्रीयता के नाम पर अपनी रोटी सेक रहा था एक संपन्न वर्ग और अपने वर्चस्व को कायम रखने की गंभीर साजिशों में भी लिप्त था। ऐसे संशय होने के बावजूद प्रेमचंद कहते स्वाधीनता और राष्ट्रवाद का हर संभव समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। मंदिर और सदगति कहानी के आधार पर प्रेमचंद के दलित जीवन संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। सदगति कहानी का दूसरा पार्ट दलित पार्ट है जो प्रत्यक्ष सवर्णी पार्ट को नए सिरे से निरस्त कर देता है। सदगति जो कहानी है उसका पार्ट जो है वो दलित पार्ट है जो प्रत्यक्ष सवर्णी पार्ट को नए सिरे से हटा देता है। उसके केंद्र में दुखी है जिसका व्यक्तित्व दलित के संदर्भ को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कहानी के प्रथम अनुच्छेद में दलित व्याख्या के वे महत्वपूर्ण प्रसंग विद्यमान है जिनके प्रकाश में दुखी के मनोभावों को समझा जा सकता है। यहाँ पर दुखी की समस्या अछूत होने के कारण दोहरी हो जाती है। मतलब इसमें क्या है कि पहले अनुच्छेद में क्या होता है कि दुखी की समस्या अछूत है, दुखी बहुत दुखी है, उसकी समस्या है लेकिन वो दोहरी हो जा रही है। और दूसरे अनुच्छेद में धर्म भी दुखी की एकदम विपरीत छवि उजागर होती है जिसके अंतर्गत उसमें सवर्णों के प्रति क्रोध तथा गुस्सा उजागर होता है। हमारे समाज में नारी होना भी एक अभिशाप के समान है। दलित नारी को नारी होने के साथ साथ दलित व गरीबी एवं अन्य तरीके के अत्याचार का और शोषण को भी सहन करना पड़ता है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में दलित समाज की दयनीय स्थिति का यथार्थ अंकन किया गया है। मतलब उन्होंने रियलिटी जो थी दलित समाज की रियलिटी को उन्होंने पोर्ट्रे किया था और उसी की कहानियों में क्या है, सभी पात्र वास्तविक जीवन से मेल खाते, मतलब रियलिटी से मिलते जुलते हैं। अब आता है प्रेमचंद की कहानियों में अभिव्यक्त जाति उन्मूलन की अवधारणा का विवेचन कीजिए। प्रेमचंद ने क्या किया था, बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि वो इक्वालिटी स्टैब्लिश कर पाए समाज में और मतलब इसके लिए 1931 में प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी सदगति प्रकाशित हुई। उसका नायक क्या कहता है, बेटी के विवाह के लिए पंडित जी के घर जाकर आग्रह करता है। पंडित जी उसका काम करना स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर से जाने की बात कहकर बदले में उससे बेगार लेने के उद्देश्य से एक मोटी सी गांठ फाड़ने के लिए उसको दे देते हैं। जब वो गांठ फाड़ते फाड़ते थक जाते तब वह बीड़ी पीने की इच्छा से पंडिताइन से थोड़ी आग मांगता है। तो पंडिताइन छू जाने के डर से आग उसके ऊपर से ही दूर से फेंक देती है और वह स्वयं आग से जल जाता है। उस अछूत द्वारा फाड़ी और छुई लकड़ी पर खाना बनाने से पंडिताइन को कोई परहेज नहीं होता है, लेकिन उसकी देह से स्वयं को छू जाने का अपार डर भी उसमें भरा हुआ है। मतलब इस कहानी से उन्होंने क्या किया है, जो दोहरापन है समाज का उस और वो जो ढोंग है उसको बेपर्दा करने की कोशिश की थी। प्रेमचंद सच्चे हृदय से ऊंच नीच अछूत ढोंग व्यभिचार आदि को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध थे। मतलब वो डिटरमाइंड थे कि मैं इस तरीके से इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। जो सदगति कहानी के उपरांत प्रेमचंद की अन्य महत्वपूर्ण कहानी ठाकुर का कुआं प्रकाशित हुई। उसमें क्या था, सदगति की पूरक कहा जाता है। मतलब पहला पार्ट सदगति है, दूसरा पार्ट उसका ये था ठाकुर का कुआं। तो ये कहानी उनकी इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने दलित वर्ग को वो पोर्ट्रे करा है कि इस तरह से उन्होंने अपना जीवन शोषण के उस पे जिया है। ठाकुर का कुआं कहानी में जो ठाकुर का कुआं कहानी है उसमें नायक गंगी का पति क्या है, बीमार है और वो पानी पी रहा है, उसमें से अत्यधिक दुर्गंध आ रही है। तब उसकी पत्नी उसे रोकती है, दूसरा पानी ला देती है। फिर भी वह सोचती है कि मतलब जो ठाकुर का कुआं है उस पर कौन चढ़ेगा, लोग भगा देंगे। वामन देवता मतलब देवता मानते हैं और उसमें जो जैसे हाथ लग गया तो उससे क्या करेंगे, उसको भगा देंगे, उसे यूज नहीं करने देंगे। तो प्रेमचंद सवर्ण समाज में व्याप्त ऐसे पाखंडों के विरुद्ध तीव्र घृणा पैदा करते हैं और किसके द्वारा, अपनी कहानियों के द्वारा। प्रेमचंद का हर संभव प्रयास था कि राष्ट्र उन्नति के पद पर आगे बढ़े। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के आधार पर जाति उन्मूलन के प्रयास में भी अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की है कि वह कहानियों के थ्रू ही क्या करे, जाति उन्मूलन का अपना सराहनीय कार्य कर पाए। बात है हमारे पास प्रेमचंद की कहानियों के शिल्प पक्ष पर विचार कीजिए। तो साहित्य के सृजन में मतलब निरंतर अभिवृद्धि, मतलब जो चेंजेस होते रहे हैं
और उसमें होने वाली त्रुटियों को शनै शनै न्यून कर दिया गया। जो त्रुटियां प्रेमचंद करते थे भाषा में, उन्होंने धीरे धीरे इसको न्यून कर दिया। पहले उनकी भाषा क्या थी, शिथिल थी, कहीं पर असंयत थी, तो कहीं व्याकरण दोषों से पूषित थी। मतलब उनकी कहानियां नॉर्मल जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उस तरह से लिखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, चेंजेस करने की कोशिश की। और दो तरह की चीजें थी उनमें, संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता वाली भाषा, उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों की मिश्रण की भाषा। तो दो तरीके के उन्होंने शब्द डालने शुरू कर दिए थे। और प्रेमचंद की जो भाषा निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनकी, उसमें भाषा सरल, सुबोध, व्यवहारिक होती है। और जो प्रेमचंद की शैली निम्नलिखित 4 प्रकार की है। पहली है परिचयात्मक, फिर भावात्मक, विचारात्मक और आलोचनात्मक। उनकी कहानियों में परिचयात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली का पुट मिलता है, लेकिन उनके जो निबंध हैं उसमें आलोचनात्मक शैली का प्रयोग है। मतलब क्रिटिकल एनालिसिस भी वो करते हैं, क्रिटिकल चीज एनालिसिस वो करते हैं चीजों का, और अपनी शैलियों के प्रयोग में पूर्ण सफलता मिलती है। प्रेमचंद की शैली में जो विशेषताएं हैं, पहली है सरलता और सजीवता, दूसरी है अलंकारिता, तीसरी है चित्रमयता, चौथी है अभिनयात्मकता, पांचवी प्रभावोत्पादकता, छठी है काव्यात्मकता, सातवीं मुहावरे और सूक्तियां, आठवीं है हास्य और व्यंग्य। प्रेमचंद की कहानी कथा कला के मूल तत्वों को संक्षेप में समझाई है। प्रेमचंद अपनी विविध विषय वस्तु, शिल्प तथा कला को केंद्र में रखकर रचना करने वाले अपने पूर्ववर्तियों और समकालीनों से सर्वथा भिन्न कथाकार थे। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट थे। उनकी जो कहानी थी, पंच परमेश्वर से लेकर कफन तक की कहानियों की श्रृंखला किसी एक ही मापदंड में रखकर विश्लेषित नहीं किया जा सकता। उनको हम एक तरह से एनालाइज नहीं कर सकते। हर तरह पे उन्होंने हर अलग अलग तरीके से चीजों को समेटा हुआ है। हिंदी कहानी को एक नितांत मौलिक तरीके से परिवर्तित करने का बीड़ा उठाया था। उनसे पूर्व अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में प्रायः मानवेतर विषयों की ही प्रधानता होती थी। प्रेमचंद ने सबसे विपरीत पहले विशिष्टों के स्थान पर आम आदमी को प्रतिष्ठित करते हुए इसी आम आदमी के सुख दुख और जीवनचर्या को अपनी कहानी का केंद्रीय विषय बनाया था। फिर आता है वर्ण्य विषय। प्रेमचंद को गरीब, किसान और मजदूर समुदायों से जुड़े हुए कथाकार के रूप में पहचाना जाता है, किंतु केवल इन्हीं समुदाय मात्र के कथाकार नहीं, परंतु हमें क्योंकि तब में इस आधार पर बूढ़ी काकी, बड़े भाई साहब, बड़े घर की बेटी, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी आदि जैसी कहानियों को प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियों की सूची से बाहर करना पड़ेगा, जो कि किसान और मजदूर समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मतलब उसके कहने का अर्थ है कि विषय वस्तु की दृष्टि से कृषक समुदाय का व्यापक चित्रण, व्यापक जीवन प्रेमचंद के केंद्र बिंदु में सबसे अधिक आवश्यक घिरता है। प्रेमचंद सबसे ज्यादा मजदूर और किसानों के बारे में लिखते थे। वो मतलब जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है, ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानियां, मतलब उनके जो पात्र होते हैं वो ज्यादातर कथा के सारे अनुभव देहाती जीवन के दायरे में घटते थे। इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर प्रेमचंद को कृषक जीवन का कथाकार कहना कहीं से गलत नहीं है। मतलब उन्हें कह सकते हैं कि वो सारे जो कृषक थे, कृषकों के कथाकार थे, कृषक के कथाकार हम उन्हें कह सकते हैं। अब आता है हमारे पास वर्णन कला और चरित्र चित्रण। अपनी रचनाओं के आधार पर प्रेमचंद वर्णन कला में माहिर रचनाकार माने जाते हैं। गुल्ली डंडा का प्रारंभ जहाँ निबंध के रूप में होता है, वहीं मुक्ति मार्ग का प्रारंभ व्यंग्य वाक्यों से होता है। तो ये क्या है, उन्होंने मतलब जो किस्से कहानियां लिखने का गुर भी उनका विशेष था, और मतलब उन्होंने वो ऐसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनकी खास बात यह भी है कि किस्सा गोई शैली से युक्त होकर भी इनकी कहानियों में कहीं अनावश्यक विस्तार की संभावना नहीं दिखाई देती। मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने कहानियों का चित्रण नहीं किया है। भाषा, शिल्प और सौंदर्य चेतना। भाषा में विद्यमान सरलता प्रेमचंद की रचना शिल्प की महत्वपूर्ण विशेषता, और उसके अंतर्गत भाषा व्यंजक होते हुए भी सरल प्रतीत होती है। प्रेमचंद की विशिष्टता इस बात में कि उन्होंने कला के लिए सौंदर्य बोध को प्रस्तावित करते हुए परंपरागत सुंदरता की कसौटी को बदलने का आग्रह किया है। इसलिए प्रेमचंद कहते भी हैं कि कला को सामंती विलासिता की बंधी बधाई कसौटी से बाहर निकालकर गांवों की गरीब बस्तियों और झोपड़ियों तक ले जाना होगा। तो वो कहते हैं कि जहाँ त्याग है, श्रद्धा है, कष्ट सहिष्णुता है, वही सौंदर्य है। सौंदर्य रूप में नहीं, इन मानवीय गुणों में है। मतलब उनका कहना है कि जैसे संघर्षशील स्त्रियों का हृदय सुंदर होता है, जो मतलब गांव की मतलब जो बहुत ज्यादा कष्ट सहती हैं, त्याग करती हैं, और कष्ट सहिष्णुता है। मतलब कष्ट क्या है, हमारा टॉलरेबल है। जहाँ कष्ट सहिष्णुता है वहीं क्या है, सौंदर्य है। मतलब कि वहीं
ब्यूटी है। तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि ब्यूटी रूप में नहीं, बल्कि जो ये ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमैनिटी है, उसमें ब्यूटी होती है। जो हम ह्यूमन बिहेवियर हमारा होता है, ह्यूमैनिज्म जो हम शो करते हैं, उसमें ब्यूटी होती है। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.